दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आमका और कान की। हम कुछ डिटेल्स में जाएंगे, ये देखेंगे कि आमका का क्या रोल हो सकता है आगे, कान कैसे डिफरेंट है आमका से, और ये अपनी रेस्पेक्टिव एयरफोर्सेस में कैसा रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले इससे शुरू करूंगा कि सिमिलैरिटीज क्या हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 1, ये सवाल कि नए स्टेल्थ फाइटर्स की ज़रूरत क्या थी। आज के एयर वॉरफेयर में जो एयरक्राफ्ट पहले डिटेक्ट करेगा, पहले मिसाइल लॉन्च करेगा, पहले अपने एडवर्सरी को देखेगा, वही सर्वाइव करेगा। इस फिलॉसफी से जो 5th जनरेशन के फाइटर्स हैं वो इवॉल्व हुए। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, इन्होंने ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर्स बना रखे हैं जो इनकी एयरफोर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। अब इंडिया और टर्की को रियलाइज़ हुआ आज से तकरीबन 10-15 साल पहले कि इम्पोर्टेड फाइटर्स पे रिलाई करना इनकी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती है। इंडिया के लिए ये चैलेंज था कि फ्यूचर में हमें सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग 29 की फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करना था, पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर करने थे। टर्की के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये लोग F-35 के प्रोग्राम से बाहर हो गए थे। अब इनको बनाना था अपना एक इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर जो इनका प्राइमरी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। इसी चीज़ से आमका और कान की जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, मैं इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हैं जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द पायनियर इन दिस, वो F-22 के साथ आए थे, फिर वो F-35 ले आए। चाइना J-20 ऑपरेट कर रहा है और सून एनफ J-35 भी ऑपरेट करेगा। रशिया भी सुखोई 57 ऑपरेट कर रहा है। कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, ये भी अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और अब टर्की और इंडिया भी इस बिग लीग में शामिल होने वाला है। तो सबसे पहले इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में कॉमन क्या है। आमका और कान, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। इनमें स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो वेपन्स हैं वो दोनों के इंटरनल वेपन वेज में हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का यूज़ होगा। सेंसर फ्यूजन आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं दोनों एयरक्राफ्ट। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो एडवांस होने वाली है। जस्ट एज ऑल द फ्यूचर फाइटर्स, जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, इन दोनों को ग्राउंड अप से उसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। सुपर क्रूज की एबिलिटी इसमें होने वाली है, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स दिए सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दोनों कंट्रीज़ ही फ्यूचर में अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करना चाहती हैं, यानी दोनों प्रोजेक्ट्स मिलिट्री के साथ साथ एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टूल्स भी हैं। अब आते हैं डिफरेंस पर। सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जो है, आमका एक मीडियम वेट फाइटर है। आमका का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अराउंड 24 से 27 टन के आसपास होने वाला है। और यहीं हम कान की बात करेंगे तो कान का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अराउंड 34-35 टन के आसपास होने वाला है, विच प्लेसेस द कान इन अ हेवी फाइटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी। नेचुरली आमका एक छोटा एयरक्राफ्ट भी है। एमका की जो प्लान्ड लेंथ है वो अराउंड 17.6 मीटर्स के आसपास है, और जो विंग स्पैन है वो 11.1 मीटर्स के आसपास है। दूसरी तरफ कान एक 21 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 मीटर ज़्यादा लंबा एयरक्राफ्ट है वो आमका से, और इसका विंग स्पैन भी तकरीबन 14 मीटर्स के आसपास का है। यानी फिजिकली कान आमका से काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है। और जैसा मैंने आपको बताया, यही ट्रांसलेट होती है इनकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में। आमका की अराउंड 25 टन के आसपास की है, और कान की 30-34 टन या इवन 35 टन तक भी जा सकती है। अब मिलिट्री टर्म्स में इसका क्या मतलब है। देखो, बड़ा एयरक्राफ्ट हमेशा ज़्यादा फ्यूल कैरी करेगा, ज़्यादा पेलोड कैरी करेगा, उसकी एंड्योरेंस ज़्यादा होने वाली है, उसकी बैटलफील्ड के ऊपर परसिस्टेंस ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इसका एक ट्रेड ऑफ भी होता है। कान का जो बड़ा एयरफ्रेम है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो हाई रहने वाली है। नेचुरली अगर आप एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसे छोटा रखना चाहेंगे। यहाँ पे आमका का एडवांटेज है क्योंकि आमका एक छोटा एयरक्राफ्ट है फिजिकली, और कान क्योंकि एक बड़ा एयरक्राफ्ट है तो उसका जो रडार सिग्नेचर है वो शायद आमका से ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को समराइज़ करेंगे तो ऐसा लग रहा है फ्रॉम अ डिज़ाइन स्टैंड पॉइंट कि आमका को एक स्टेल्दी मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जा रहा है, और कान को एक बड़ा एयर डोमिनेंस फाइटर जैसा बनाया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा एयरक्राफ्ट होने के कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस होते हैं। कॉम्बैट रेडियस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। पब्लिक एस्टिमेट्स के मुताबिक आमका का कॉम्बैट रेडियस अराउंड 1000-1200 किलोमीटर्स के आसपास हो सकता है। यहीं कान का कॉम्बैट रेडियस 1100-1500 किलोमीटर्स के आसपास तक का भी हो सकता है। अब कान में क्योंकि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा होने वाली है, उसके साइज से ऐसा लग रहा है, तो नेचुरली उसकी जो ओवरऑल रेंज है, जो फेरी रेंज है, ये आमका से ज़्यादा हो सकती है अगर मैं सिर्फ डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, इंजन्स। अगर स्टेल्थ फाइटर बनाना डिफिकल्ट है तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका इंजन बनाना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आमका के इनिशियल वेरिएंट्स जो होंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन यूज़ करेंगे, सेम इंजन दैट्स बीइंग यूज्ड इन तेजस मार्क 2। हर इंजन अप्रॉक्सीमेटली 98 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। बाद के जो वेरिएंट्स होंगे उसमें इंडिया इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन इंटीग्रेट करेगा आमका पर।
दूसरी तरफ अगर कान की बात करेंगे तो कान यूज़ करेगा सेम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का ही F110 इंजन। दोस्तों ये वही इंजन्स हैं जो F16 में लगे होते हैं और F15 स्ट्राइक ईगल्स में लगे होते हैं। ये इंजन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, रफली 130 किलोन्यूटन क्लास के इंजन्स हैं। तो रॉ थ्रस्ट के मामले में कान को क्लियरली एक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन लार्जर एयर फ्रेम के साथ फ्यूल कंजम्पशन भी नेचुरली इंक्रीज होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जो है वो स्टेल्थ नहीं है, वो है इंजन टेक्नोलॉजी। स्पीड और सुपर क्रूज देखो दोनों एयरक्राफ्ट की एक जैसी होने वाली है। आज के एयर कॉम्बैट में जो टॉप स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी स्पीड रफली मार्क 1.8 से मार्क 2 के आसपास की रहने वाली है। दोनों एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी रहेगी। अगर इसमें यूज़ हुए मटेरियल्स की बात करेंगे, दोनों प्रोग्राम्स में इंटेंसिव कंपोजिट मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। ये हैं कार्बन कंपोजिट्स, रेडार एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर्स और लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग्स। आमका के डिज़ाइन में स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन पर काफ़ी फोकस किया गया है। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे जो इंजन के इनलेट्स हैं, इसमें सर्पेंटाइन इनलेट्स का यूज़ किया गया है। इनकी जो शेपिंग है वो इंटरनल वेपन्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। कान में भी काफ़ी सिमिलर स्टेल्थ फीचर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन इसका जो लार्जर एयरफ्रेम है वो कुछ डिज़ाइन कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आता है। एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता है कि जो फ्रंटल या साइड रडार क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो कान का रडार क्रॉस सेक्शन है वो शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आमका से। हमने बात करी इंटरनल वेपन्स बे की, तो पब्लिक एस्टिमेट्स के हिसाब से आमका का जो टोटल वेपन्स लोड है वो तकरीबन 6 to 6.5 टन के आसपास हो सकता है। कान की पेलोड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 टन के आसपास जा सकती है। इसका मतलब ये है कि कान थियोरेटिकली ज़्यादा BVR मिसाइल्स, ज़्यादा स्टैंड ऑफ वेपन्स, ज़्यादा प्रिसीजन गाइडेंस वेपन्स कैरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों स्टेल्थ मिशंस में क्वांटिटी से ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी मैटर करती है, और वहीं आमका की कोर फिलोसफी भी लगती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट फिलोसफी पर बेस्ड है। अब आते हैं सबसे बड़े डिफरेंस पर, जो कि है इनकी टाइमलाइंस। कान का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है इनका प्रोजेक्ट अराउंड 2010 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन एज ऑफ 2023-2024 कान का फर्स्ट फ्लाइट हो चुका था। उसके कुछ महीनों बाद उसकी जो सेकंड फ्लाइट है वो भी हो चुकी है। तो क्लियरली जो कान का प्रोग्राम है वो एक ज़्यादा मैच्योरिटी की स्टेज पर है। अगर हम आमका की बात करेंगे तो एरो इंडिया में रिसेंटली अभी उसका जस्ट मौका भी शो हुआ था। प्रोटोटाइपिंग स्टेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कम से कम भी तो बोलें अराउंड 4 से 5 साल पीछे हैं कान वाले प्रोजेक्ट से। तो जो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस करें, इन सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, एमका की जो फिलॉसफी है वो ये लगती है, ये एक स्टेल्थ फर्स्ट फिलॉसफी के साथ आता है। यानी एनिमी एयर डिफेंस को बाईपास करो, डीप स्ट्राइक एग्जीक्यूट करो, टारगेट डिस्ट्रॉय करो और सर्वाइव करके वापस आ जाओ। तो ये एक सर्वाइवेबिलिटी स्टेल्थ फर्स्ट इस फिलॉसफी के साथ आता है। जो कान की फिलॉसफी है वो ऐसी लगती है कि ये एक एयर डोमिनेंस फर्स्ट की फिलॉसफी है। ये बेटर पेलोड के साथ आता है, इसमें लॉन्गर एंड्योरेंस है, इनकी जो मिसाइल्स की इन्वेंट्री है, जितने मिसाइल ये कैरी कर सकता है वो ज़्यादा है। तो एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करना, ये कान एयरक्राफ्ट की फिलॉसफी लग रही है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स मल्टी बिलियन डॉलर प्रोग्राम्स हैं। आमका का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट रफली 8 से 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। टर्की भी कान के लिए मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन नंबर्स की माने तो 100+ एयरक्राफ्ट्स इस कैटेगरी में हो सकते हैं और इसको बाद में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आज के टाइम पर अगर मैच्योरिटी देखें तो कान क्लियरली आगे है, क्योंकि वो फ्लाई कर चुका है। उस एयरक्राफ्ट के आगे के प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं जो प्रोडक्शन रेडी होंगे। और जहाँ तक आमका की बात है, आमका का प्रोटोटाइपिंग स्टेज अभी तक शायद 2-3 साल दूर है। एयरक्राफ्ट्स में जो कंपैरिजन होता है ये स्पेसिफिकेशन शीट को देख के नहीं होता है। हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कौन सा एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है जब ये दोनों सर्विस में एंटर करेंगी। इनका जो टर्न अराउंड टाइम है, इनकी जो मेंटेनेबिलिटी है, इनका जो एक्चुअल स्टेल्थ प्रोफाइल है, जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तब हमें पता लगेगा कि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में कौन सा बेटर है, कौन सा आगे है। हम आगे भी ऐसी और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम J-20 और इवन जो कोरियन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो, जो जापानीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं वो, उनको भी कंपेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. It's a new channel. Go and subscribe it, and I'll see you in the next one. Thank you.